आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए टैक्स छूट बढ़ा देना चाहिए। पिछले बजट में ही टैक्स छूट की लिमिट 50,000 रुपए बढ़ाई गई थी, लेकिन राजन के मुताबिक वो काफी नहीं है, क्योंकि ये काफी पहले ही हो जाना चाहिए था। ये छूट अब 1.5 लाख रुपए से ज्यादा करने की समय आ गया है। Remember, the government increased the limits for tax benefited savings by about by half a lakh, 50,000 rupees in the last budget. And the question is there room for more? Primarily because the real tax benefit has fallen over time, because that limit was at 1 lakh for a long time. So maybe what we have to do is increase that. तो गवर्नर राजन ने भी एक सुझाव दिया है वित्त मंत्रालय को। इस बार बजट में देखना होगा वित्त मंत्रालय इसके ऊपर किस तरह से काम करता है, क्या एक्शन लेता है। तो निवेशकों के लिहाज से इनकम टैक्स छूट सीमा बढ़ाने से आखिर क्या फायदा होगा, आप सभी को चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी जुड़ चुके हैं। हाय हेमंत, गुड आफ्टरनून। आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए कि अगर निवेशकों पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ा दी जाती है इस बार, तो कितना फायदा होगा और आप क्या कहेंगे, कितनी हो जानी चाहिए ये सीमा? देखिए, मैं पूरी तरह एग्री करता हूं जो आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि एक तो ये जो लिमिट्स हैं वो काफी टाइम से उसी लेवल पे थी। दूसरा, हमारे देश में अगर हम देखें सेविंग का जो ट्रेंड है, जब भी हम टैक्स छूट की बात करते हैं तो वहां पे सेविंग होती है, बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स है वहां पे सेविंग बहुत कम होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में सेविंग को हम प्रोपोगेट करें, बढ़ावा दें, तो डेफिनेटली ये जो अगर ऑप्शन अगर इन्वेस्टर्स को मिलेगी जहां पे छूट बढ़ेगी तो उसका डेफिनेटली फायदा होगा। जैसे अगर आप एटीसी की अगर लिमिट देखें अभी जो 1.5 लाख रुपए है, तो उसमें जो ऑप्शंस है आपके पास, उसमें आपका जो घर का जो लोन है रीपेमेंट वो भी आ जाता है, आपका पीपीएफ, ईपीएफ, जितने भी तमाम इंस्ट्रूमेंट है, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट सब आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ज्यादातर ऐसा होता है, एक तो या तो आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, छूट कम है, तो आपको उसका फायदा नहीं होता। दूसरा, इन्वेस्टर्स को जब आप ऐसी छूट देते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस है उससे हटके थोड़े और ऑप्शंस को देखना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसको और 50,000 1 लाख से बढ़ाया जाए, तो जाहिर सी बात है ये पॉसिबल है कि वो जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट को देख के थोड़ा इक्विटी ऑप्शंस में देखें या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को देखें, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी उसका फायदा, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जेन्युइन इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है सरकार और इन्वेस्टर दोनों के लिए ही फायदे की बात है। हाँ, ये बात सही है, कहीं ना कहीं सरकार को टैक्स कलेक्शन में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मुझे लगता है, बट उसके हम दूसरे फायदे देखें तो वो डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन रहेगा। बिल्कुल। तो 1.5 लाख से आपको क्या लगता है, सीमा बढ़ाकर 2 कर देनी चाहिए या उससे भी ऊपर आप चाहते हैं? आप जैसे एक्सपर्ट्स क्या राय रखते हैं इस पर? देखिए, मेरा ये मानना है कि आइडियली इसको 1 लाख से और बढ़ाना चाहिए, इसको 2.5 लाख होना चाहिए। बट जिस तरह का ट्रेंड हमने देखा है तो मुझे लगता नहीं अगर ये बढ़ेगा भी तो 1 लाख बढ़ेगा, शायद 50,000 की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, तो 50,000 की उम्मीद आप और कर सकते हैं। ये भी बताइए कि आप कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट से हटके पैसा दूसरे एसेट्स में आ सकता है। ईएलएसएस की समय काफी चर्चा हो रही है, आपको लगता है कि ये ईएलएसएस के जरिए पैसा लगाया जाए तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है? डेफिनेटली अच्छा विकल्प हो सकता है। देखिए, अगर जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है जिनको इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना है, शुरुआत करनी है, तो ईएलएसएस से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक तो आपको सीधे टैक्स की बचत होती है, दूसरा उसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का रहता है, जो कंपेयर करें दूसरे ऑप्शन से तो कम है। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि आप नेसेसरली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। अगर उतार चढ़ाव भी होता है क्योंकि आप पैसा नहीं निकाल पाते हैं, तो आप जान पाते हैं कि इक्विटी को किस तरह से उतार चढ़ाव को आपको हैंडल करना है, कैसे आपको ऑप्शन मिलती है। तो मुझे लगता है, जैसा मैंने पहले कहा, जब छूट बढ़ेगी तो जो आप ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं उससे हट के देखेंगे तो उम्मीद की जा सकती है कि ईएलएसएस जैसी ऑप्शन जो है वहां पे पैसा मिलेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए उनको कहीं ना कहीं इक्विटी को एक्सपीरियंस करने की जरूरत है और शायद वो टैक्स सेविंग के जरिए किया जा सकता है। चलिए, शुक्रिया हेमंत आपका ये जानकारी हमें देने के लिए। उधर सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में गवर्नर राजन ने साफ साफ कहा है कि अब देश में दरें घटने का माहौल बन गया है और यहां से दरों में कटौती होनी तय है। एक तरह से सरकार भी आप पर ही दायित्व डालते रहती है कि हाँ, हमें उम्मीद है कि आरबीआई ब्याज दर घटाएंगे। नहीं, सबको एक साथ काम करना है और सरकार भी ये कहती है कि सबको एक साथ काम करना है।
मेरे ख्याल में हम अभी एक मौद्रिक सहजता के वातावरण में आ गए, तो मोर मॉनेटरी ईजिंग ये आने वाला है। लेकिन कब और कितना वो डेटा पे डिपेंड करता है। अगर इन्फ्लेशन कम होती जा रही है तो हम और कर सकते हैं। अगर बढ़ती है क्योंकि तेल का दाम बढ़ जाता है अचानक, तो हमें देखना पड़ेगा। तो इसलिए हमने कहा है कि हम अभी ईज करेंगे, इसके बाद मेरे ख्याल में हम रेट को बढ़ाएंगे नहीं। 3-4 साल बाद शायद बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आने वाले महीनों में हम काटते रहेंगे। लेकिन कितना काट सकते हैं और कब काट सकते हैं वो डेटा पे डिपेंड करती है। बिल्कुल। रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन के साथ ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं CNBC आप